नमस्कार, हम हाजिर हैं एबीपी न्यूज की खास पड़ताल के साथ। आरोप है कि अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से ही यूपी की सरकार ने ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति को निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि क्या अवैध खनन का ये काला खेल सिर्फ यूपी में चल रहा है? एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने 4 राज्यों में इसकी पड़ताल की है, लेकिन शुरुआत ग्रेटर नोएडा से कर रहे हैं हम, जहां की एसडीएम दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया गया है। सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले रेत माफिया की करतूतों को देखने के लिए हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा में। यमुना के नजदीक के गांव घरबरा गांव में कई जगह रेत से भरे हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली मिले। सभी में भरी हुई थी यमुना की रेत। खुले कैमरे से नजारों को शूट करना मुश्किलों को दावत देने जैसा था, इसलिए हमने खुफिया कैमरे से ट्रैक्टर ट्रॉली को शूट किया। देखने से साफ था कि रेत को बाजार में बेचने के लिए रखा जा रहा है। हमने यमुना की ओर नजदीक जाने का फैसला किया। रास्ते भर हमें जगह जगह पर यमुना की काली रेत की ढेरियां देखने को मिली। फिर हम पहुंचे यमुना के किनारे के गांव औरंगपुर। यहाँ पर देखने को मिला एक ऐसा खेत जो रेत की खदान में तब्दील हो चुका है। दरअसल पिछले दिनों आई बाढ़ का पानी खेत में आया था और छोड़ गया करोड़ों की रेत। अब यहाँ की रेत को बाजार में बेचा जा रहा है। तो रेत चाहिए थी बड़ी। कितनी? क्या भाव ट्राली का? ट्राली क्या भाव? वो तो है नहीं जी, यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। सब बाहर गए हुए। आप शाम को आ जाना यहाँ पे। ठेका नहीं छूटा तो फिर रेत कहाँ से आ रही है? रेत ऐसा ही है जी, अब सख्ताई चल रही है, चोरी चकोरी। कब तक आएंगे? शाम तक? शाम तक। अंदाजा नहीं है रेत का? रेत मेरे को रेत का भंडारण करके रखा गया है। उससे साफ है कि इस रेत को जो है बेचने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, बेची जाती है रेत। यहाँ पर दिन के वक्त यहाँ पर कारोबार मंदा चल रहा है। यहाँ पर हमने एक शख्स से बातचीत भी की जिससे हमने रेत खरीदने की बात कही। उससे जानकारी जाननी चाहिए कि आखिर किसका ठेका है यहाँ पर। उसने बताया कि ठेका अभी किसी को भी नहीं मिला है और चोरी छिपे यहाँ पर काम हो रहा है। साफ है कि रेत माफिया नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है। बड़ा सवाल यही है कि सरकार आखिर कैसे इस काले धंधे पर रोक लगा पाएगी। कैमरामैन आशु सिंघल के साथ अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज। आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा में किस तरह से अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। मिट्टी वाकई सोना उगलती है। माइनिंग के धंधे से जुड़े लोग ऐसा ही कहते हैं। इस कारोबार में जो भी लगा कुबेर बन गया। कहने के लिए यूपी सरकार ने खनन से रॉयल्टी में 954 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन खेल हजारों करोड़ का है। बालू, मोरंग, गिट्टी और सिलिका माइनिंग के नाम पर खनन के लिए यूपी में बस यही चीजें बची हैं और इनके लिए ही मारामारी मची है। एक एक इंच जमीन के लिए जोर आजमाइश होती है। आखिर हो भी क्यों ना, जमीन के इन्हीं टुकड़ों की गोद में होता है सफेद सोना। रेत कह लें या फिर बालू, झांसी से लेकर नोएडा तक ये सफेद सोना बिखरा पड़ा है। आज की तारीख में यूपी में ये सबसे आसान और सबसे फायदेमंद धंधा है। लागत लाखों में और मुनाफा करोड़ों में। कहने के लिए यूपी सरकार ने साल 2013 से साल 2014 के लिए खनन के बदले 954 करोड़ रुपए की रॉयल्टी वसूलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सालाना माइनिंग का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। माइनिंग का कारोबार शायद देश का इकलौता ऐसा धंधा होगा जहां कानूनी तौर पर काम शायद ही होता हो या फिर बहुत कम होता हो, और अधिकतर काम जो होता है वो गैर कानूनी ही होता है। खनन से लेकर के जहां से आपने बालू, रेत या पत्थर निकाले हो, वहां से लेकर फिर उसे ट्रक में लोड करने से लेकर के जिस जगह पर आप उसे बेचने जाते हैं वहां तक रास्ते में कहीं चुंगी पड़ती है तो आप पुलिस वाले को घूस देते हैं, फिर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को घूस देते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को घूस देते हैं, और ये पूरा का पूरा कारोबार जो है वो गैर कानूनी आधार पर टिका हुआ है। शायद माइनिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें सब कुछ गैर कानूनी ही होता है। अखिलेश सरकार बनने के बाद किसी को भी खनन के लिए पट्टा यानी जमीन नहीं दी गई, जिससे जो भी मिला वो मायावती के राज में। पट्टा देने के लिए ई टेंडरिंग शुरू की गई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बाद में जब अदालती रोक हटी तो कुछ जिलों में पट्टे दिए गए, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कि नदी का इलाका है, इसके दोनों तरफ होता यह है कि रेत और बालू रहते हैं, और
उसका पट्टा दिया जाता है खनन के लिए। सरकार की तरफ से एक पट्टा यानी कि जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता है जिस पर कि आपको खनन करने का अधिकार होता है। मसलन मान लीजिए किसी को अगर 5 एकड़ जमीन दी गई खनन करने के लिए, तो गैर कानूनी कैसे हुआ? 5 एकड़ जमीन तो उसे दी गई खनन करने के लिए, लेकिन वो इसके बदले में 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ जमीन पे खनन करने का काम शुरू कर देता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पट्टा ही नहीं दिया जाता है और वो चोरी छिपे खनन करते हैं, यानी कि रेत, बालू, गिट्टी, पत्थर या मोरंग जो भी होता है वो इसे निकालते हैं। और ये कारोबार बहुत ही फायदेमंद है। खनन का कारोबार नेताओं की पहली पसंद बन गया है। बड़े से लेकर छोटे स्तर के नेताओं की भी इसमें मिलीभगत होती है। इसीलिए गैर कानूनी माइनिंग बेरोक टोक जारी है। जब जेबें गर्म हो रही हो तो भला बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जिसने भी कोशिश की दुर्गा शक्ति नागपाल जैसा हल हुआ। यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों की माइनिंग होती है। जैसे इलाहाबाद के इलाके में सिलिका की माइनिंग होती है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाकों में पत्थर का खनन होता है। ये जो पत्थर जिसके ढेर पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन अब बुंदेलखंड के इलाके में चले जाएं, झांसी, महोबा, बांदा, इन सब इलाकों में, तो वहां मोरंग का खनन होता है जो कि घर बनाने के काम में आता है। अब इस कारोबार का धंधा अगर देखिए इसमें कितना बड़ा मुनाफा है, उसकी एक कड़ी बताएं हम आपको। बांदा में अगर हम नदी के किनारे लगे हुए जो मोरंग होते हैं उनको अगर आप एक ट्रक लोड करें, वहां से खनन करें, तो उसकी कीमत करीबन 12,000 रुपए एक ट्रक की बैठती है। लेकिन जब हम लखनऊ में उसी एक ट्रक मोरंग को खरीदते हैं तो हमें इसके लिए 40,000 से लेकर के 45,000 रुपए एक ट्रक के बदले देने पड़ते हैं। वहां बांदा में 12,000 रुपए में उसने उठाया एक ट्रक, और लखनऊ में इसकी कीमत 45,000 के आसपास, यानी 4 गुना कह सकते हैं, 3 गुना से लेकर 4 गुना तक जैसे ऐसी डिमांड होती है उतना बड़ा मुनाफा होता है। ये है खनन के कारोबार में पैसे का खेल। दुर्गा शक्ति नागपाल एपिसोड के बाद से यूपी सरकार सवालों के घेरे में है। मसला गैर कानूनी खनन का है तो अब आनन फानन में इस पर लगाम कसने के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखेंगे, और एक टास्क फोर्स, खनन टास्क फोर्स भी जिस तरीके से आरटीओ में है, फोर्स रहती है, वन विभाग में है, तो अगर हमारी फोर्स होगी, एक गठन करेंगे, और अगर फोर्स होगी और इन खनन अधिकारियों को हम गाड़ियों से संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तो जिससे निश्चित तौर से ये हमारा जो खनन अवैध होता है इस पे विराम लगेगा, और फिर नकेल भी रहेगी, हम सवाल भी कर सकते हैं। वादे बहुत हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ये दावे कभी हकीकत में तब्दील हो पाएंगे। सवाल ये है कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी या खनन माफिया पर डंडा चलाने वालों पर ही कार्रवाई की गाज गिरती रहेगी। यूपी के इलाहाबाद में भी खनन माफिया बेहद ताकतवर है। इलाहाबाद में तो पहाड़ों पर ब्लास्ट कराकर गिट्टियां निकलवाने के लिए माफिया बदनाम रहा है। सफेद रेत लूटने के लिए तो यहाँ गैंगवार तक हो जाती है। नेताओं की शह पर ये माफिया अधिकारियों पर हमेशा हावी रहते हैं। ये पहाड़ हैं सफेद बालू के, इसे कहते हैं सिलिका सैंड, जिसका इस्तेमाल ग्लास यानी कांच बनाने में होता है। इसके अलावा हथियारों की सफाई करने, कंप्यूटर चिप बनाने और साबुन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इलाहाबाद में सफेद बालू का ये काला कारोबार किस हद तक परवान चढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में इस्तेमाल किए जाने वाले सिलिका सैंड का 60% से ज्यादा अकेले इलाहाबाद से ही सप्लाई होता है। बारिश और बाढ़ और ऊपर से इलाहाबाद डीएम के दौरे के चलते ये पहाड़ी नजर आए, मशीनें गायब दिखी। वहाँ देखा गया कि अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पे जो है सिलिका सैंड और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भंडारित किया गया है, और करीब 30-40 फीट तक के जो है गहरे गड्ढे भी वहाँ पे बड़े बड़े बने हुए हैं जो तालाब की शक्ल लिए जा चुके हैं। तो इसका एक तो लीगल वैलिडिटी देखी जाएगी कि ये किनके द्वारा किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, और इसमें कितनी जो है सरकार की रॉयल्टी की नुकसान हुई है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, प्लस इसकी सुपरविजन जिनको करनी चाहिए थी, जो सीधे जिम्मेदार है कि जिनकी लैक्सिटी की वजह से इस तरह के एक अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है, उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो जब आप एडवांस पैसा जमा करते हैं तो आपको रवन्ना नाम का जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो खेल है कि आपको एक गड्डी रवन्ना दी गई, मान लीजिए 100 रवन्ना आपको मिला, अब आप उसी में हौच पौच होता है, वहाँ खनन विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग और जो अधिकारी वगैरह हैं और ये सैंड के जो खेल खेलने वाले लोग हैं कि 100 रवन्ने के अगेंस्ट में आपने जो है महीने भर में 600 ट्रक माल निकाल लिया। तो ये जो 35% जो है आपका गवर्नमेंट का जो रॉयल्टी है, इसी की चोरी का खेल जो है इसमें चलता रहता है। इस तरह के पहाड़ इलाहाबाद में नदी किनारे फैले हुए नजर आ जाएंगे। हैरत की बात यह है कि सिलिका सैंड का सिर्फ 1/4 काम पट्टे के जरिए होता है, जबकि 3/4 अवैध तरीके से।
इसी साल जून महीने में इलाहाबाद के कमिश्नर बनाए गए सीनियर IAS हिमांशु कुमार ने सिलिका सैंड के अवैध खनन को रोकने का आदेश जारी किया तो 24 घंटे के अंदर ही उनका तबादला कर दिया गया और काफी दिनों तक उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया। कमिश्नर हिमांशु कुमार के ट्रांसफर का ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। IAS अधिकारी यहाँ से ADM जाता है, वहाँ पाता है कि 4 मशीनें काम कर रही हैं और जबकि वहाँ पर कोई मशीन नहीं लगना चाहिए और तमाम अवैध खनन के करोड़ों रुपए के जो हैं वो बालू पड़े हुए हैं उन्हें जब्त कर लेता है और माफिया इतना प्रभावी है कि उनका जो है वो वहाँ से स्थानांतरण हो जाता है। और अब ये सवाल धीरे धीरे करके बेमानी होता जा रहा है। अभी आपने दुर्गा के कांड में देखा, इनका तो ट्रांसफर हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अदालत ने इलाहाबाद में फिलहाल सिलिका सैंड के खनन पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। खनन में दबदबे की जरूरत होती है और इस कारण रंजिश के चलते यहाँ एक बाहुबली विधायक की हत्या भी हो चुकी है। कई बार गैंगवार भी होता रहा है। कभी प्रशासन की नाक के नीचे तो कभी उसे ठेंगा दिखाकर अवैध खनन चलता रहता है। वैसे सिलिका सैंड, गिट्टियों और यमुना की बाली के खनन में इलाहाबाद में 2.5 से 3 लाख लोगों का पेट भरता है। ये लोग खनन के विरोध में हैं। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे होने वाला रेत खनन का अवैध कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपए का है। प्रदेश के बाहर से आई कंपनियां स्थानीय नेताओं की मदद से इस धंधे में खुलकर लूट मचा रही हैं। उधर सरकार इस बात से खुश है कि खनिज राजस्व में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यह है सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का अम्बाद जदीद गांव, जहां नर्मदा नदी के घाट पर खड़ी ट्रक रेत निकालने आए हैं। इस घाट पर बड़ी मशीनों की मदद से रोज सैकड़ों ट्रक रेत निकाली जाती है। रेत के इस अवैध धंधे को रोकने पहुंचे कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का दावा है कि इस घाट से किसी को रेत निकालने की अनुमति नहीं है। इस घाट का ठेका रद्द हो चुका है। इसके बाद भी पुराने ठेकेदार अंधाधुंध रेत निकाल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र बुदनी के अंदर नरसुल्लागंज तहसील में 3 रेत खदानें हैं। वहाँ से 3 करोड़ रुपए रोज की रेत निकाली जाती है। वो सब इलीगल होती है। कोर्ट का स्टे उस खदान के ऊपर, पर्यावरण से उसको मंजूरी नहीं है, तो भी धड़ाधड़ वहाँ से रेत निकल रही है। और रेत जो निकालते हैं उस ट्रक के ऊपर कमल का फूल बना देते हैं और दोनों तरफ झंडा बीजेपी का बना रहता है। किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ से किसी ट्रक को रोक ले। जब हम लोग गए वहाँ पर ये सारी चीजों का देखने के लिए, तो वहाँ हम लोगों के ऊपर उनके गुंडों ने, बदमाशों ने अटैक किया। नदी घाट के रास्ते पर पड़ने वाले इस गांव में हर तरफ रेत ही रेत के टीले दिखते हैं। ये रेत का अवैध भंडारण है, जो कहीं स्कूल के सामने है तो कहीं घरों के सामने। गांव के लोग रेत के ठेकेदारों की मनमानी के आगे जुबान नहीं खोल पाते। होशंगाबाद और सीहोर जिले में नर्मदा किनारे के अधिकतर गांवों का यही हाल है। रेत का अवैध उत्खनन जमकर हो रहा है। जब ये बात हमने मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को बताई तो उनका जवाब सुनिए। नर्मदा में हो रहा है अवैध उत्खनन किस प्रकार रोका जाएगा? नर्मदा सरोवर है, माँ का आंचल भरा हुआ है और माँ के आंचल को प्रणाम करिए। फालतू की बातें करने में कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार कोई नया नहीं है। कांग्रेस के राज में पहले स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों को ही रेत के ठेके देता था, मगर बीजेपी के राज में अब ये नीति बदली है और टेंडर करके बाहर की कंपनियां बुलाई गई हैं। मध्य प्रदेश के नदी किनारों पर अब बाहर के राज्यों की कंपनियां आकर खुदाई कर रही हैं और वैध की आड़ में अवैध रेत का कारोबार बढ़ गया है। पहले जहां अवैध रेत उत्खनन कुछ करोड़ रुपए का ही होता था, वहां अब सैकड़ों गुना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार नर्मदा नदी के किनारे ही होता है। जबलपुर, होशंगाबाद, सीहोर और देवास जिले में ये कारोबार धड़ल्ले से होता है। सीहोर जिले में रेत निकालने का काम कर रही शिवा कॉर्पोरेशन पर कुछ महीने पहले नसरुल्लागंज के SDM ने अवैध उत्खनन करने पर अलग अलग मामलों में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं भरा गया, मगर उस अफसर का तबादला जरूर हो गया। अब सरकार का कहना है कि अवैध उत्खनन बढ़ा नहीं, बल्कि खनिज उत्खनन का राजस्व 5 गुना बढ़ चुका है। 600 करोड़ रुपए से आंकड़ा 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें रेत के कारोबार से सरकार को सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। और ये पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि अवैध उत्खनन को समाप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से एक अभियान चलाने का काम किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि अभियान चलाए गए और उसका परिणाम ये रहा है कि रॉयल्टी से जो राजस्व आता था, जो 600 करोड़ रुपए आता था 7-8 वर्ष पहले, वो 3100 करोड़ से ऊपर हो गया है। 5 गुने से ज़्यादा खनिज का राजस्व बढ़ना इस बात का प्रमाण है
कि हमने अवैध उत्खनन में अंकुश लगाने में सफलता पाई है। सरकार तो इस बात से खुश है कि जहां पहले उसे रेत के कारोबार में से 20 करोड़ रुपए मिलते थे, वो बढ़कर तकरीबन 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हो गए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने इस धंधे में हो रहे अवैध उत्खनन से अब आंखें मूंद ली हैं। जब इस धंधे में पैसा आया तो बीजेपी के नेताओं से जुड़े लोग भी इसमें उतर आए हैं, जिनको अब अफसरों का भी खुला संरक्षण प्राप्त है। वैसे जब सरकारी अमला मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके बुधनी में ही रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा, तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में, जैसे मुरैना में चंबल किनारे हो, या फिर पन्ना के छतरपुर जिले की सीमा, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर जंगलों की नदियों में होने वाले उत्खनन की बात हो, तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में अवैध उत्खनन कैसे रोक पाएगी सरकार? राजस्थान के टोंक जिले में बजरी माफिया ने बनास नदी की तस्वीर ही बदल डाली है। लंबे अरसे से यहां अवैध रूप से बजरी खनन का काम प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बनास नदी भले ही खाइयों में तब्दील होती जा रही हो, पर यहाँ के सरकारी अफसरों को कुछ भी नजर नहीं आता। टोंक का आलम यह है कि गांव के गांव बजरी माफियाओं के खिलाफ हथियार लेकर प्रदर्शन करने पर उतारू हो रहे हैं, लेकिन बजरी खनन माफिया है कि बनास को LNT मशीनों से खोदकर खोखला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि बजरी खनन का काम ना तो 3 मीटर से ज्यादा गहराई तक हो सकता है और न ही इस काम में मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। 3 मीटर से ज़्यादा गहराई तक खनन नहीं होना चाहिए और ब्लॉक्स में खनन होना चाहिए और भारी मशीनों से खनन नहीं होना चाहिए, और पेयजल और ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पेयजल या अन्य कोई सोर्सेज हैं, उन क्षेत्र में तो खनन होना ही नहीं चाहिए। ये गाइडलाइन है, किंतु देखा यह जा रहा है कि दिन रात दर्जनों LNT मशीनों से अंधाधुंध दोहन हो रहा है। बनास नदी के किनारे चल रहे इस अवैध खनन की वजह से बनास के आसपास के गांवों के कुएं सूख गए हैं। भले ही बारिश के दिनों में नदी में बरसाती पानी जमा होने से बजरी के खनन में कमी आई है, लेकिन बारिश का मौसम हटते ही माफिया फिर से सक्रिय हो जाते हैं। बनास नदी के पेटे में हजारों किसान जो खेती करके, खास तौर से खरबूजा और तरबूज की जो फसल हुआ करती थी, खरबूजा पूरे टोंक का पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुआ करता था। दिल्ली तक में टोंक बनास नदी के खरबूजे के नाम से बिका करता था और टोंक का नाम रोशन किया करता था। एक और किसानों की बर्बादी हुई है, दूसरी ओर बीसलपुर बांध के बनने के बाद टोंक को जो बीसलपुर का पानी मिलना चाहिए, पर अवैध बजरी खनन से पानी बहुत नीचाई में चला गया। बजरी के खनन को रोकने के लिए जिन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाली, उन कर्मचारियों पर बजरी माफिया हमला करने से नहीं चुके और जब जब मौका लगा उन कर्मचारियों पर जानलेवा हमले हुए। ऐसे कर्मचारियों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए केवल उन्हें ही जाना पड़ता है और हमला होने पर अधिकारी भाग खड़े होते हैं। ऐसे ही वन विभाग के कर्मचारी मुमताज अहमद को कई बार इन बजरी माफियाओं के हमले का शिकार होना पड़ा। बजरी माफिया ने जानलेवा हमले 3-4 मरतबा कर चुके हैं और 1-2 अधिकारियों भी कर चुके हैं। अधिकारियों को बचाने की खातिर मेरा हाथ भी टूट गया था, उनकी जिप्सी पे भी हमला करा। हाँ, खनन रोक रहे थे इसलिए अटैच किया गया। इधर इसरता डैम को भी खतरा है, वहाँ भी बजरी बनेठा के अंदर खनन हो रहा है, वहाँ भी प्रभावशाली कदम उठाया फॉरेस्टर ने, तो उसको सीकर ट्रांसफर कर दिया गया था। टोंक जिले में बनास की बजरी पर माफियाओं का शिकंजा दिनों दिन इसी तरह कसता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब बनास की बजरी के लिए खूनी संघर्ष होगा। लेकिन जिले के आला अफसर कोई ठोस कदम उठाने की जगह सिर्फ वादे कर रहे हैं। जो पड़ा हुआ था माल में भगाओ, यहाँ से हटाओ, इनको हटाना चालू हो गया, हटाना चालू हो गया। मैंने एक ही धमकी लगाई थी, जब कर उठा के बकवास करोगे, और मैं जब कर भी देता हूँ कहता हूँ कर भी देता हूँ, अपने आप भागने लगे, हटाओ। टोंक की बनास नदी से अवैध रूप से निकाली जा रही ज्यादातर बजरी सीधे नजदीकी जिले जयपुर में बिकने आती है। जयपुर के टोंक रोड इलाके में रोजाना बजरे के सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर बिकने के लिए आ जाते हैं। इनकी संख्या ये बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े पैमाने पर बजरी बनास से निकाली जा रही है। आप देख रहे थे अवैध खनन के काले खेल पर ABP न्यूज की पड़ताल।